अमेरिका के प्रवासी हिंदी लेखकों में पिछले कुछ वर्षों में जिन साहित्यकारों ने अपनी गंभीर रचनात्मकता का परिचय दिया है, अनिल प्रभा कुमार उनमें से एक नाम है। उन्होंने न केवल कहानी के क्षेत्र में बल्कि कविता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी कहानियाँ जीवनानुभूति की उस वास्तविकता से परिचय करवाती हैं जिनसे आम जन दिन प्रतिदिन गुजरता, जूझता, टूटता और बिखरता है। उनकी कहानियों में पात्रों और परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन प्रतिभासित है। प्रस्तुत है उनकी एक चर्चित कहानी, सफ़ेद चादर, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बस अब ये पाइन ब्रुक वाला रास्ता ले लीजिए, ट्रैफिक लाइट पर बाएं, अगली ट्रैफिक लाइट पर दाएं और इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ जब तक कि। उनकी व्यस्तता देखकर वो रास्ता बताते बताते रुक गई। वो बड़ी एकाग्रता से स्टीयरिंग संभाले थे। यूं तो वो अब स्थानीय सड़क पर ही थे और वक्त था दोपहर 2 बजे का। ट्रैफिक ज़्यादा ही लगता था और वो भी तेज गति से चलता हुआ। लेन एक ही थी और वो भी तंग सी। विपरीत दिशा से भी उतनी ही तेजी से कारें, ट्रक सभी सिर पर चढ़े आते लग रहे थे। गाड़ी चलाने में ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत थी। अचानक एक हिरण विपरीत दिशा से आते एक छोटे ट्रक से टकराया। एक भारी भूरी गेंद की तरह उछला, ठीक उनकी कार के दाएं बम्पर से दोबारा टकराया और फिर घास की पट्टी पर गिर पड़ा। हवा में उठी उसकी टांगों में कंपन हुआ और वो सड़क किनारे लगी घास और झाड़ियों के बीच लुढ़क गया। वो कार में आगे दाईं और पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी। हिरण ठीक उसके आगे ही गिरा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसकी चीख थरथरा कर कांपती सी आवाज़ में फिसल गई। ब्रेक लगाने का अवसर ही नहीं मिला। उसने डरते हुए साइड मिरर से देखा। हिरण में कोई गति नहीं हो रही थी, खून भी उसे कहीं नहीं दिखा। उसने गहरी सांस ली, मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज़ प्रभु, ये अब तड़पे नहीं। जरा सा आगे चलकर खुली जगह देखकर उन्होंने कार अंदर मोड़ कर रोक ली। वो वहीं अंदर बैठी रही। वो कार का निरीक्षण करने लगे। नंबर प्लेट का दाईं ओर का हिस्सा धक्के से अंदर धंस गया और हेडलाइट में दरार पड़ गई थी। सफ़ेद सलेटी कार पर हिरण के भूरे पीले बालों की परत चिपक गई थी। वो उंगली से छूकर कुछ देखने लगे तो वो चिल्लाई, छूना मत। उन्होंने माथे पर त्योरियां डालकर उसकी तरफ सिर्फ देखा, कहा कुछ नहीं। वो झेप गई, शायद आवाज़ ज़्यादा ही ऊंची निकल गई थी। वो मेरा मतलब था कि जंगली हिरण के शरीर में टिक्स होते हैं ना, भयानक लाइम की बीमारी हो सकती है उससे। वो कार के सामने झुककर मुआयना करने लगे, नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए। वो शायद किसी के घर का ड्राइव वे था। 3 लोग बाहर निकल आए। उनके तेवरों से वे समझ गए कि उन्हें इस तरह उनके कार रोके जाने पर आपत्ति थी। हमारी कार से अभी अभी एक हिरण टकरा गया है, इसलिए ज़रा रुक कर देख रहे हैं, बस चलते हैं, उन्होंने माफ़ी सी मांगते हुए अंग्रेजी में कहा। दोबारा कार में बैठते ही उन्होंने एक सवाल यूं ही उछाला, क्या तुम सोचती हो कि हमें पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए? मालूम नहीं, किसी आदमी को चोट लग जाए तो सूचना ना देना अपराध है। यहाँ सड़कों पर इतने जानवर मरे हुए पाए जाते हैं, तुम समझते हो कि इन सब की रिपोर्ट होती होगी? नहीं, पहली बार इस नई जगह पर आए थे और देरी होने के विचार से थोड़ा तनाव बढ़ रहा था। वो सड़क पर डॉक्टर ली के नाम का बोर्ड ढूंढने लगे। उसके कंधे में बहुत दिनों से दर्द चल रहा था। दवा तेज़ थी और कोई खास फ़ायदा भी नहीं हुआ। थेरेपी भी करवा कर देख ली, बस आराम आ ही नहीं रहा था। कुछ मित्रों ने सुझाव दिया, डॉक्टर ली का, चीनी आदमी है, नया नया अमेरिका में आया है, अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता, पर पुरानी चीनी विद्या ट्विना थेरेपी से मालिश करता है। ऊर्जा के प्रभाव को नियमित कर ज़्यादातर बीमारियां ठीक कर देता है। आज वही 3 बजे डॉक्टर ली से मिलना था। मेज पर पेट के बल लेटकर चेहरा उसने एक बड़े से गोल छेद के ऊपर रख दिया, सांस लेने के लिए। पाप हो गया, हत्या हो गई। हिरण को भी एक बार ट्रक से टकराकर फिर दूसरी बार उन्हीं की कार से टकराना था क्या, ठीक उसी के चेहरे के सामने। रिलैक्स, डॉक्टर ली को इतनी अंग्रेजी आती लगती थी। वो उसके कंधे पर मालिश करके गांठें ढूंढने लगा। एक जगह उसने गांठ पकड़ ली, अंगूठे और हथेली के पूरे दबाव से मसल दिया। वो दर्द से बिलबिलाई। ओल्ड, डॉक्टर ली ने सफाई दी।
पास में उसके पति बैठे थे, चुपचाप देखते हुए, कुछ और ही सोचते हुए। तुम्हारी पुरानी सोचने की आदत ने जो गांठें डाल दी हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई मजाक नहीं। वो फिर दर्द से हिली। डॉक्टर ली ने शायद अपना पूरा वजन ही उसके हाथों पर डालकर उसके कंधों को दबा दिया। अगर हिरन बम्पर से न टकराकर उनके हुड पर ही गिरता तो, अगर उसी के ऊपर आकर हिरन गिर जाता तो कितना वजन होगा? बोझ से उसकी सांस घुटने लगी। डॉक्टर ली ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ओके। उसके पति से बोला, शी नो रिलैक्स। आई नो। जवाब सुनकर भी वो पहली बार नहीं चिढ़ी। वापसी में उन्होंने पूछा, कैसी रही मालिश? बदन तो कुछ हल्का हो गया है, पर उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। शुक्र करो कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? मतलब बच गए। कहाँ बच पाया? जानती हो, अगर हिरन विंडशील्ड पर पड़ता और वो टूटकर हमारे ऊपर पड़ती तो इस वक्त हम अस्पताल में होते। हमें शायद हिरन को भी अस्पताल ले जाना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिन दहाड़े इतनी दौड़ती सड़क पर वो तीर की तरह छूट कर क्यों आया होगा? क्योंकि हिरन बेवकूफ़ होते हैं। वो खींच रहे थे। शायद भूखा होगा, उसने सोचा। नई गाड़ी अभी पिछले साल ही तो ली है, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान तो हुआ ही है ना। पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी कितना भरपाया करती है और कितना अपनी जेब से देना पड़ेगा। ब्रेक तक लगाने का मौका नहीं था, बेवकूफ़ कहीं का। उसे लगा कि सोच के साथ साथ अब उनकी खींच भी बढ़ रही थी, भूख भी लगी होगी। उसे ध्यान आया, मालिश करवानी थी ना, एक गिलास स्मूदी पीकर ही चली थी वो। मुझे नहीं पीनी ये फलों वाली लस्सी, कहकर उन्होंने तो वो भी नहीं ली थी। चिंता मत करो, घर पहुंचकर पहले खाना खाते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, उसने सुझाव दिया। नहीं, पहले ऑटो बॉडी शॉप चलकर कार दिखानी होगी। क्या पता कार इस हालत में चलानी भी चाहिए या नहीं। आप मुझे फिर टेंशन दे रहे हैं। सारी की कराई मालिश का असर हवा हो गया। वो वाकई तनावग्रस्त होती जा रही थी। कुछ सुनाई देता है? जरा ध्यान से सुनो। वो भी तनाव में थे। कार जहाँ भी लाल बत्ती पर रुककर फिर चलती तो खटाक की आवाज़ आती, ठीक उसके नीचे वाले पहिए की तरफ। अच्छा चलो, पहले बॉडी शॉप ही चलो। वो चुप करके बैठ गई। बॉडी शॉप वाले ने घूम फिर कर हुड खोला, ऊपर नीचे झांक कर अच्छी तरह से मुआयना किया। ये लोग करेंगे क्या? उसने पति से अपनी भाषा में पूछा। नुकसान हुए हिस्से को फेंक देंगे, नया हिस्सा मंगवा कर लगा देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कभी कुछ हुआ भी था। पति उस आदमी के साथ अंदर दफ्तर में लिखत पढ़त करने चले गए। वो खिड़की नीचे करके वहीं बैठी रही। उस बुझे से दफ्तर के बाईं ओर टायरों का ढेर लगा था और दाईं ओर कारों के टूटे जले या जंग खाए मुड़े तुड़े हिस्से थे। कोई दरवाज़ा, कोई हुड या कोई बम्पर बड़ी बेतरतीबी से फेंके गए थे। पता नहीं कहाँ से दिमाग में ख्याल आया, भगवान राम जब दंडक वन से गुजर रहे होंगे तो यूं ही राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषि मुनियों के अस्थि समूह के ढेर देखे होंगे। उसने मुंह फेर लिया। अब उस आदमी ने उसकी खिड़की के नीचे झुककर लोहे का कोई पुर्जा बाहर घसीटा और उसके पति के हाथ में पकड़ा दिया। धक्के से अलग हो गया था, यही आवाज़ कर रहा था, वैसे गाड़ी घर ले जा सकते हो। पति के माथे पर गहरे बल थे। फिर से बैठे और कार चला दी। क्या कहता है? उसने कोमलता से पूछा। अभी तो यूं ही अंदाज से खर्चा बताया है, $2000 का। $2000 इसके? उसने अविश्वास से कहा। घर चलकर इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करता हूँ, देखो कोलिजन तो सिर्फ $1000 का ही है, बाकी 1000 जेब से देना होगा। ऊपर से बीमे की दर पता नहीं कितनी और बढ़ जाएगी। बैठे बिठाए चूना लग गया। वो अभी भी उधेड़बुन में लगे थे। गाड़ी गैराज के अंदर ले जा रहे तो उन्होंने टोका, गाड़ी बाहर ही रहने दो, आज अंदर मत ले जाना। क्यों? वो असमंजस में थे। बस कहा ना। गाड़ी रुकते वो घर के अंदर भागी, जल्दी से नहाकर कपड़े बदल कर नीचे आई। वो भोजन की प्रतीक्षा में मेज पर बैठे थे, कागज़ के आंकड़ों में उलझे हुए। आप भी जल्दी से नहा लीजिए। इस वक्त? वो हिरण मर गया है ना, उसने धीमी आवाज़ में आंखें नीचे करते हुए कहा। मैंने मुंह हाथ धो लिया है, खाना देना हो तो दो। लगा उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसने चुपचाप कल का बचा खाना माइक्रोवेव में गर्म करना रख दिया। पीटा ब्रेड टोस्टर ओवन में डालकर वो जल्दी से ऊपर आ गई। मंदिर में जोत जला दी। प्रभु, उस हिरण की आत्मा को शांति देना।
वो फ़ोन पर व्यस्त थे। बात करते हुए सब सूचनाएं नोट करते जाते थे, फिर दूसरा और फिर तीसरा फ़ोन। आखिर वो क्लांत से आकर उसके पास बैठ गए। उसे उन पर करुणा सी आई। सारे झंझटों से निपटना तो मर्दों को ही होता है ना। चाय बनाऊं? उसने उनका चेहरा पढ़ते हुए पूछा। उन्होंने हामी में सिर हिलाया। वो हिरन भी शायद कुछ न मिलने पर जंगल के इस पार जान की जोखिम उठाकर आबादी में घुसने निकल पड़ा होगा। नहीं तो हिरणों का झुंड रात को ही कुछ खाने निकलता है। खबरों में था कि न्यू जर्सी में हिरणों की आबादी बहुत बढ़ गई है। तो आबादी बढ़ जाए तो क्या जान की कीमत कम हो जाती है? वो बैठ गई। किसे झुठला रही है? यहाँ एक भी आदमी मर जाए तो कितना हल्ला होता है, और वहाँ बाकी दुनिया में रोज़ कितने लोग मरते हैं। आंकड़े, नंबर्स बस। जिसका वो एक नंबर होता है, कभी उसकी देह में जीकर तो देखो। पता नहीं क्यों वो उखड़ती जा रही थी। तुम जानना चाहती हो कि मेरी इंश्योरेंस वालों से क्या बात हुई? वो सुनने के लिए बैठ गई। किस्मत से ये दुर्घटना कोलिजन की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। कॉम्प्रिहेंसिव में आती है, जिसमें तुम्हारी गलती ना हो फिर भी नुकसान हो जाए। तो इंश्योरेंस की दर नहीं बढ़ेगी। $1000 हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे, बाकी की रकम हमारी इंश्योरेंस भर देगी। हिरन का क्या होगा? वो पूछ नहीं पाई। ऑटो बॉडी शॉप वाले से भी बात कर ली है। कल तुम्हें जल्दी उठकर मेरे साथ चलना होगा। मेरी गाड़ी ठीक होने के लिए छोड़ आएंगे और वापसी में तुम्हारी गाड़ी में दोनों लौट आएंगे। अच्छा, कहकर वो उठ गई। सिर में तेज़ दर्द होता गया, जी मतलाने लगा। पहले भी एक बार उसने हाईवे पर किसी जीप के आगे बंधे मृत हिरण को देखा था। कोई निर्दोष जानवर का शिकार कर तमगे की तरह उसे अपनी जीप के आगे बांध सारी दुनिया को दिखाते हुए भागा जा रहा था। एक झलक ही मिली थी उसे, हिरण की लटकी हुई गर्दन की। हिरण उसकी चेतना पर टंगा रह गया, और आज ये सब कुछ अनजाने में ही हो गया। वो अभी तक कुछ कुछ सकते में थी, एकदम अचानक, इतने अचानक। क्या ऐसे ही होता है सब कुछ? ऐसे ही एक क्षण कोई दौड़ता हुआ प्राणी और दूसरे ही पल किनारे पड़ी लाश। ऐसे क्या मुकेश भी दौड़कर सड़क पार करने लगा होगा? तेज आती बस ने उसे ऊपर उठाकर नीचे पटका होगा, और फिर वो घबरा कर खड़ी हो गई। ढेर सारे पानी के साथ टाइनॉल की 2 गोलियां निकलनी। उसे कुछ नहीं सोचना है इस बारे में। ये बात तो उसने चेतना के बहुत गहरे गर्त में ढकेल दी थी। आज उभर कैसे आई? हिरण की आंखें नहीं दिखीं। मुकेश की आंखों जैसी गहरी काली होंगी। सिर कुचल गया था, बड़ी भाभी ने बताया। नहीं जानना है उसे। वो चीख कर बाहर भागी थी। कोई उससे मुकेश की मौत के बारे में बात ना करे। पति ने उसके दिल्ली पहुंचने से पहले उसके घर वालों को आगाह कर दिया था। वो उस दिन भी तो सो ही रही थी। पति उसके सिरहाने आकर बैठ गए। अभी जागती दुनिया में लौटी नहीं थी। मुकेश की मौत हो गई है। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उससे भी छोटे भाई की अचानक, जैसे वो उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। एक्सीडेंट, उन्होंने कहा। वो सुन्न सी बैठी रही। माँ तो नहीं रही, पर बाबूजी? मैं दिल्ली जाऊंगी। उसने उठने की कोशिश की। क्या करोगी जाकर? अब तक तो उसकी बॉडी भी। उसने पति की मुंह पर कसकर हाथ रख दिया। मत कहो मेरे भाई को बॉडी। लगा जैसे खून का हर कतरा चीखे मारने लगा। फूट फूट कर रो पड़ी, फिर शांत हो गई। पेट में बहुत ज़ोर से ऐंठन होने लगी। फिर सिर में भयानक दर्द असहनीय था। अस्पताल में दर्द को कम करने वाला इंजेक्शन दिया गया। ऐसा सदमे से हो जाता है। इस बारे में कोई ज़्यादा बात ना करे। वो खुद भी बात नहीं करती। शरीर की भयानक पीड़ा उसे मानसिक पीड़ा से बरगला कर दूसरी ओर ले गई थी। वो उखड़ी उखड़ी सी रात के खाने की तैयारी करने लगी। सब्जी काटते हुए पूछा, हिरण शाकाहारी होते हैं ना? तुम अभी तक उसके बारे में सोच रही हो? आप क्या सोच रहे हैं? शुक्र कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस की दर नहीं बढ़ेगी। ये जो 1000 की चोट लगी है, इसकी छुट्टियाँ मना सकते थे। उसने उन्हें कातरता से देखा। कुछ भी नहीं कह पाई, बस जैसे सब संतुलन गड़बड़ा गया हो। उन्हें खाना खिलाकर सोने चल दी। थक गई है। करवटें बदलती रही। मन इतना अशांत क्यों? आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाती है। ध्यान कहीं नहीं लगता। एक धुंध में लिपटी सड़क है। दिल्ली वाले उसके घर के सामने वाली। हल्का सा अंधेरा है और सड़क सुनसान।
अचानक जैसे किसी के इशारे पर दोनों ओर की सड़कों पर कारों, स्कूटरों और बसों का भारी रेला दौड़ने लगता है। दोनों सड़कों के बीच एक छोटी सी पटरी है और उसी पटरी पर ट्रैफिक सिग्नल। एक बस तेजी से दौड़ती हुई आती है। तरकस से छूटे तीर की तरह मुकेश उससे टकराता है। उसका शरीर थोड़ा सा हवा में ऊपर उछलता है और फिर बस के पहियों के नीचे। बाबूजी दूर अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर देख रहे हैं। लोगों की भीड़, शोर, पुलिस की सीटियां, सड़क पर खून ही खून। एक बूढ़ा बाप देख रहा है। पुलिस वालों ने उसके जवान बेटे पर सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। ड्राइवर दिन दहाड़े शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। लाल बत्ती भी फुर्ती से पार कर गया। उसने जानबूझकर चलती बस के आगे कूदकर आत्महत्या की होगी। फिर से सफ़ेद चादर उड़ा दी गई। सफ़ेद चादर ने उसकी जवान पत्नी और दोनों बच्चों को भी ढक दिया। चादर फैलती जा रही थी। कुछ नहीं दिखता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सारे शहर की बत्तियां गुल हो गईं। सब जगह बस धुआं ही धुआं। उसकी सांस घुटने लगी। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। सांस धौंकने की तरह चल रही थी। एयर कंडीशन्ड कमरे में पंखा भी चल रहा था। इसके बावजूद बदन पसीने से भीग गया। वो उठकर बैठ गई, बैठी रही। ये चेतना के गहरे गड्ढे में दफन किया हुआ सच सपने में कैसे उतर आया? पति दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, गाड़ी छोड़ने में देर हो रही है। उसने मुंह हाथ धोया, नीली जीन्स के ऊपर सफ़ेद टी शर्ट पहन ली, बाल कसकर पॉनीटेल में बांधे। उसकी बेरंगत चेहरे को देखकर वो चौंके। लगा जैसे वो किसी शव यात्रा पर जाने के लिए तैयार होकर आई हो। तुम ठीक हो ना? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख दिए। हिरण के ऊपर सफ़ेद चादर डाल देनी चाहिए थी। वो झुंझला कर कुछ कहने ही वाले थे, पर उसका चेहरा देखकर चुप कर गए। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर अनिल प्रभा कुमार की लिखी हुई कहानी सफ़ेद चादर। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।